नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का जो आज पेपर था, मिड टर्म का जो पेपर था। ठीक है, इसका आंसर की हम जा रहे हैं देखने के लिए। और जिन बच्चों ने पेपर किया है वो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि भैया किस तरीके से हमारे नंबर आएंगे, या फिर जो क्वेश्चन करके आए हैं क्या वो सही है कि नहीं है। तो चलिए हम इस चीज़ का पूरा अच्छे से हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे आपका कौन कौन सा क्वेश्चन आया था और किस तरीके से आपको करना था, और आपने कितना किया है और कितना सही और कितना गलत है। ये देखिए क्वेश्चन जो है मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, और चलिए एक बार करते हैं स्टार्ट। और बाकी मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे इस तरीके के जो वीडियो हैं, आपको इस तरीके के कंटेंट आपको देखने को मिलते हैं। और मैं कहता हूं कि हमारे जो नोट्स है ना, उस नोट्स में लमसम लमसम अगर चेक किया जाए तो 90% क्वेश्चन देखने को मिले, 90% से ऊपर ही देखने को मिले हैं। ठीक है, हालांकि एक के दुख के जो क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आ गए हैं वो उसकी बात अलग कर लेते हैं। बाकी जो बड़े क्वेश्चन है वो सब देखने को मिले हैं। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, ऑलरेडी बताने की जरूरत नहीं है। तो बाकी जो नए बच्चे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर था। चलिए ठीक है, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान स्पष्ट करता है, क्या चीज स्पष्ट करता है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि इसका डेफिनेशन ही क्या कहता है। मतलब इसका जो कार्य था उस कार्य में एक लाइन आता है, क्या आता है, इसके पास निर्णय लेने की शक्ति है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली बात यह है कि संविधान क्या स्पष्ट करता है कि किसके पास निर्णय लेने की शक्ति है। संविधान ये डिसाइड करता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए निर्णय लेगा। इट मीन्स कि किस तरीके से चुनाव होगा, किस तरीके से आप किसी व्यक्ति को चुनोगे। तो इसमें पहला पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे का। दूसरा क्वेश्चन है कि विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान, कौन कौन से प्रावधान लिए गए। और ये क्वेश्चन मैंने सबको बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है। लेकिन इसमें से देखिए एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया 1 नंबर के लिए। यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, प्रावधान दे दिया, यहाँ पे देशों का नाम दे दिया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया है। इसमें एक लॉजिक की बात यह है कि अगर आपको एक का भी आंसर पता है ना, तो ये समझ जाओ कि आपको पता है। जैसे मान लीजिए मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार आप सबको पता होना चाहिए कि अमेरिका से लिया गया था। तो अमेरिका से लिया गया था, यानी कि बी का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। देखिए किसी बच्चे ने लगाया भी है, बी का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अब यही चीज इसमें ढूंढना है, बी का चौथा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बी का पहला इसमें लिखा है, बी का तीसरा इधर है, बी का तीसरा इधर है। तो यहाँ पे हमें पता है बी का चौथा होना चाहिए, तो बी का चौथा, इट मीन्स ये सही है, यानी कि ए पॉइंट बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब एक आध और मैच कर लेते हैं। जैसे ए, कानून निर्माण करने की विधि कहाँ से ली गई थी, ब्रिटेन से ली गई थी, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ए पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इंग्लैंड के पास एक भी दस्तावेज नहीं है जिसे कहा जा सके, क्या कहा जा सके, संविधान कहा जा सके। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे बी पॉइंट बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार आप व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो अपना क्वेश्चन है इसको हमें करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो मोतीलाल नेहरू जो है, जो इन्होंने जो विधेयक पास किया था 1928 में किया था। और इसके अलावा संपत्ति का जो अधिकार 1978 की बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था, तो ये कब किया गया था, 1976 में किया गया था। दक्षिण अफ्रीकी संविधान का उद्घाटन कब किया गया था, 1996 में किया गया था। तो इस तरीके से अगर सीरियल वाइज में देखेंगे तो सबसे पहले पहला आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है। इट मीन्स पहला, तीसरा, चौथा और उसके बाद दूसरा आता है। तो इस तरीके से सी पॉइंट बिल्कुल ही राइट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला जो है अपना वो है पांचवा। क्या लिखा हुआ है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का आशय है। तो मैंने आपको बताया था बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है। बंदी मतलब किसी को आपने बंदी बना रखा है, जेल में रख रखा है, उसको प्रत्यक्षीकरण करना है, मतलब प्रत्यक्ष करना है, कहाँ पे, न्यायालय के सामने। तो वही लिखा हुआ है कि अदालत आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने प्रस्तुत किया जाए, यानी कि सी पॉइंट बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है अभिकथन और कारण का। तो यहाँ पे अभिकथन ए पॉइंट है और कारण आर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है अभिकथन में, समानता का अधिकार भारत के नागरिकों को दिए जाने वाले एक महत्वपूर्ण अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन ये मौलिक अधिकार में आता है। किस में आता है, मौलिक अधिकार में आता है। हालांकि महत्वपूर्ण अधिकार इसको कहते हैं, लेकिन ये मौलिक अधिकार में आता है। दूसरा क्या लिखा है, रोजगार में अवसर की समानता। बिल्कुल सही बात है, रोजगार में सबको अवसर की समानता मिलती है, जो कि समानता का डेफिनेशन है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ना होकर मौलिक होना चाहिए था। इस वजह से मेरे हिसाब से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से ये पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। इट मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, जो पहला वाला है वो गलत है
और आर वाले यानी कि जो कारण है वो सही है, तो यानी कि ये जो सी पॉइंट है बिल्कुल ही राइट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कितने कार्यकाल के लिए की जाती है, तो 6 वर्षों के लिए की जाती है, तो यहाँ पे 6 ईयर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में चुनाव कौन संचालित करता है, चुनाव संचालित करना भारतीय चुनाव आयोग करती है, तो यहाँ पे ये पॉइंट राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, राज्य स्तर पर कार्यपालिका को किस तरीके से चलाया जाता है, तो देखिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद मिलकर इन चीजों को चलाते हैं, तो यानी कि बी पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे 1989 के बाद भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किससे प्रभावित हुई थी, तो कार्यपालिका बहुदलीय गठबंधन से प्रभावित हुई थी, ठीक है। बहुराष्ट्रीय गठबंधन, यहाँ पे देखिए जहां तक मेरे हिसाब से जो चांसेस है, ठीक है, यहाँ पे बी पॉइंट राइट होने के चांसेस है, क्योंकि बहुदलीय का मतलब होता है बहुत सारे दल मिलकर चलाते हैं, और जाहिर सी बात है 1989 के बाद जो सरकार बनी थी वो बहुदलीय बनी थी, सारे दलों को मिलाकर ज्वाइन करके गठबंधन सरकार बनी थी, तो इस वजह से मेरे हिसाब से बी पॉइंट बिल्कुल ही राइट होगा, ठीक है। बाकी एक क्रॉस चेकिंग जरूर कीजिएगा अगर आपके एग्जामिनर जो है वो आपको अगर इस तरीके की कोई पीडीएफ देते हैं तो, ठीक है। आगे बात करते हैं, अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति ही किसका मुखिया होता है, तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति, मैं आपको बता दूं यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो ऑप्शन दिया है थोड़ा सा गलत दिया है। रीजन बिहाइंड क्या है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जो है वो देश का भी मुखिया होता है और सरकार का भी मुखिया होता है, दोनों का ही मुखिया होता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डी पॉइंट जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि बी और सी दोनों ही ऑप्शन देना चाहिए था, तो इस पे बिल्कुल ही राइट लगा सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो आप ये लिख सकते हो सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है, सरकार या देश का जो भी आपको लगता है वो लिख दीजिए। अगर मेरे हिसाब से अगर इस तरीके का क्वेश्चन बना होगा बी और सी दोनों का, तो जो आपके टीचर है वो दोनों में ही आपका राइट कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर सरकार लगाते हो तो बिल्कुल ही राइट होगा, ठीक है। देश भी लगा के आओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका जो टीचर है एग्जामिनर वो जरूर चेक करेगा, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देश और सरकार दोनों का ही जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और बाकी आप बुक में चेक कीजिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। आगे, भारत में अपील की सर्वोच्च अदालत कौन सी है, अपील की यानी कि अपील करने की सर्वोच्च अदालत अगर देखा जाए तो राज्य के स्तर पे उच्च न्यायालय है, लेकिन मैक्सिमम जो है कहा जाता है कि अगर आपको जाना है तो आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकते हो, तो इस वजह से यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं। अब 13वां क्वेश्चन ये पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किन्हीं दो नीतियों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वो सिद्धांत होते हैं जो कि राज्यों को एक निर्देश दिया जाता है कि किस तरीके से आप राज्यों का शासन करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि दो नीति कोई सा भी लिख सकते हो, जैसे बहुत सारी नीतियां, जैसे समान नागरिक संहिता हो गई, यानी कि सभी व्यक्तियों को एक जैसा रहने का अधिकार हो गया, मंदपान निषेध यानी कि दारू शराब सिगरेट ये सब चीजें ना बांटी जाए या दी जाए, ठीक है, इससे देश के नागरिक खराब होते हैं। इसके अलावा घरेलू उद्योगों को बढ़ावा ना दिया जाए, सॉरी बढ़ावा दिया जाए, घरेलू उद्योग जो है उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा जो उपयोगी पशु होते हैं ना, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, यानी कि जैसे गाय हो गया या फिर जो भी ऐसे पशु होते हैं जो दुधारू पशु होते हैं उनको मारने पर रोक, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो प्रावधान की जाए ताकि जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट इन सभी चीजों का प्रावधान कर सके। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं लोकसभा का चुनाव में खड़े होने के उम्मीदवार के लिए, ठीक है, आवश्यक कोई दो योग्यताएं बताइए, कोई ऐसे दो एबिलिटी बताइए जो कि एक लोकसभा के चुनाव में खड़े होने के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे एबिलिटी की अगर बात किया जाए तो दो एबिलिटी होती है, ठीक है। हालांकि दो एबिलिटी पूछा हुआ है तो दो एबिलिटी आपको लिखनी है कि आप लोकसभा के लिए कम से कम आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि कोई भी ऐसे पद पर ना हो जो कि लाभ का पद हो, या फिर पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक जो कॉमन पॉइंट होता है जो कि मैंने आपको बताया था, किसी भी चुनाव में आप किसी भी व्यक्ति के चुनाव में आप लिख सकते हो, तो वो चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है, इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट और बात कर लेते हैं। क्या लिखा है, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली यानी कि PFPTP के किन्हीं दो लाभ बताइए। तो यहाँ पे दो लाभ पूछा किसका है, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली, यानी कि चुनावी रेस में जो सबसे आगे होता है वही जीतता है, उसको कोई दो लाभ बताइए। तो दो लाभ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले चीज है कि सर्वाधिक वोट से जो जीत प्रणाली होती है वो आसान होती है। क्या होती है, बिल्कुल ही आसान होती है कि कोई भी
अगर चाहे, ठीक है, तो इजीली समझ सकता है कि हाँ, ये व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिला है और व्यक्ति जीत गया है। और इसके अलावा क्या है कि इसके अलावा जो सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली होती है, इसमें जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि से रूबरू होता है। जैसे मान लो कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं, भारत में क्या सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली है, तो हम मान लो जिस जगह पे रह रहे हैं वहीं का कोई विधायक जीतता है। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में हमने क्या देखा कि पूरे क्षेत्र को एक ही डिसाइड कर दिया जाता है, और यहाँ पे पार्टी को नहीं, सॉरी, पार्टी को वोट दिया जाता है, और यहाँ पे किसको वोट दिया जाता है, व्यक्ति को वोट दिया जाता है। ठीक है, तो आप दो लाभ इस तरीके से करके लिख सकते हो कि चीजें आसान होती है समझने में भी, और लोगों को वोट देने में भी आसान होता है, लोगों को समझने में भी आसान होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो वोट दिया जाता है वो प्रत्याशी को वोट दिया जाता है, लेकिन समानुपातिक में किस में दिया जाता है, पार्टी को वोट दिया जाता है। इस तरीके से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वो अधिकार होता है जिसमें अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है तो उसको बेझिझक बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। ये चीज है। मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हो? सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है कि अगर किसी एक मंत्रिपरिषद पे अविश्वास प्रस्ताव लागू किया जाता है तो उसमें सबकी जिम्मेदारी हो जाती है, सबको, क्योंकि सारे एक दूसरे से अटैच्ड हैं। तो सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है कि सबको जवाब देना पड़ जाता है। अगर किसी एक पे अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसके हिसाब से देखा जाएगा कि पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्या है? अविश्वास प्रस्ताव क्या है? अविश्वास प्रस्ताव वो प्रस्ताव होता है जो कि विपक्षी दल जो सरकार है उसके खिलाफ लागू करती है, और उसमें अविश्वास के लिए वोट देते हैं, और अविश्वास के लिए जब वोट देते हैं अगर वो चीज पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत तगड़ा नियंत्रण है जिसके थ्रू जो कार्यपालिका को नियंत्रित किया जा सकता है। और आप सबको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था 4 प्रकार के इस जो वो होते हैं नियंत्रण करने के तरीके होते हैं, जैसे बहस और चर्चा करके, कानून को स्वीकार या अस्वीकार करके, वित्तीय नियंत्रण के द्वारा, और उसी में सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि ये अविश्वास प्रस्ताव के जरिए। ठीक है, तो इस तरीके से वो नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला जो है अपना वो है कि संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा की संरचना को वर्णन कीजिए। इसमें आपका वही क्वेश्चन लिखना है कि किस तरीके से संविधान का सभा का निर्माण हुआ। तो आपको सारी बातें लिखनी है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा जनता का चयन किया गया था, जिसमें 292 सदस्य जो है ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से आए थे, 93 रजवाड़ों से आए थे, इसके अलावा 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से आए थे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हो गई थी। मतलब इस तरीके से जो पूरा वर्णन था वो आपको करना था 4 नंबर में। ठीक है, कर सकते थे। आगे, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार की जाती है? तो देखिए प्रावधान क्या लिखा है, प्रावधान यही है ना कि लास्ट वाला जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में ये बात कही गई है कि आप इसके लिए कहाँ जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो। तो ये सारी बातें लिखी गई हैं, और उसमें आपको और करके लिखना चाहिए था कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय रिट जारी करता है, और जिस भी प्रकार के मौलिक अधिकार का हनन होता है उस हिसाब से रिट जारी किया जाता है और हमारे मौलिक अधिकार को दोबारा से लागू करवा दिया जाता है। मौलिक अधिकार को संरक्षित करने के लिए जो संविधान ने है एक विशेष प्रावधान किया है, और इसके लिए हम न्यायालय में सीधा जा सकते हैं। ठीक है, न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तो इस तरीके से अपना करके लिख देना था। आगे, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग का क्या मापदंड निर्धारित है? तो जाहिर सी बात है मापदंड क्या निर्धारित है, जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले चुनाव आयोग ने किया है, सबसे पहले क्या किया है, इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे पहला प्रावधान इन्होंने किया है कि आचार संहिता लागू कर दिया है। आचार संहिता मतलब क्या है कि आप कोई ऐसा कार्य, कोई प्रतिनिधि कुछ इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा जिसकी वजह से जनता उनकी ओर अट्रैक्ट हो। मतलब ये समझ लो कि गलत विधि ना करे। अब मान लो कि दारू शराब सिगरेट आप बांटोगे तो जाहिर सी बात है लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो वो क्या है चीज, वो तो गलत है ना। तो इस तरीके से प्रावधान किए गए हैं। और अगर मैं बात करूं दूसरे प्रावधान की, तो दूसरा प्रावधान किया गया है कड़ी नियंत्रण के द्वारा, यानी कि जहां जहां पर चुनाव होता है वहां पे एकदम बिल्कुल कड़ा नियंत्रण होता है, कोई दो मतलब गलत चीज ना हो पाए या धांधली ना हो पाए, इस तरीके का प्रावधान किया गया है। तीसरा चीज है, पहले देखो डब्बे, छोटे छोटे डब्बे बनाए जाते थे, इसमें पर्ची डाला जाता था, है ना, वोटिंग के लिए। लेकिन अब क्या मशीनरी सिस्टम आ गई, मशीन में आपको सीधा क्लिक करना है और सीधा काउंट हो जाएगा। ये प्रावधान कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जनता को जागरूक किया गया है कि
ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता है जागरूक हो, अपने वोट को समझे और कभी भी किसी भी ऐसे नेता के झांसे में ना आ जाए जो कि आपको पैसा देकर आप वोट खरीद रहा है और फिर बाद में जाके आपको ही दिक्कत हो, तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, है ना? इस तरीके से आप कर सके, लिख सकते थे आगे। और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली और सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली, इसमें कोई 4 अंतर लिखिए। अब 4 नंबर का है तो इसमें आसानी से आपको 4 नंबर मिल सकते थे अगर आप इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करते। क्या? जैसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में पूरे क्षेत्र को एक ही समझा जाता है, सर्वाधिक में पूरे क्षेत्र को विभिन्न छोटे-छोटे क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है। इसमें जो है एक ही पार्टी को वोट दिया जाता है और इसमें क्या है, प्रतिनिधियों को देखकर वोट दिया जाता है। इसमें जो होता है, यहाँ पे जितना वोट होता है उसी के हिसाब से यहाँ पे सीटें डिसाइड होती है और यहाँ पे ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है, सीटें अपने आप निर्धारित होती है कम और ज्यादा के हिसाब से। यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे 50+1 की जरूरत होती है, 50+1 की जो जरूरत है वो नहीं होती है, यानी 50% +1 की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें विशेष प्रकार के फॉर्मूले का यूज किया जाता है, उसके हिसाब से चीजों को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट और बात कर लेते हैं। अगला जो है क्या लिखा है कि संसद द्वारा, ठीक है, संसद द्वारा कानून निर्माण की प्रमुख प्रक्रिया को लिखिए, यानी कि संसद किस तरीके से कानून को बनाती है, ये हमें प्रक्रिया लिखना है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं संसद द्वारा कानून निर्माण की अगर प्रक्रिया में अगर बात किया जाए तो आप सबको बताया गया है कि इसके 3 चरण होते हैं। जैसे कोई भी संसद बनना होता है तो सबसे पहले संसदीय समिति में जाता है, संसदीय समिति चेक करके लोकसभा में भेजती है, लोकसभा से फिर राज्यसभा में प्रस्तुतिकरण होता है, सारी चीजों में डिस्कशन होता है, फिर वहां से पास होता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो कानून बन जाता है, नहीं करता है तो दोबारा रिटर्न हो जाता है। तो इस तरीके से रिटर्न होता है, फिर उसके बाद फिर दोबारा जाता है, तो फिर उसके बाद राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है और कानून बन जाता है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके लिखना था, ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है। आता है क्या? आया ही, आप देख सकते हो, बार बार मैं कहता था और देखो आज हकीकत भी है कि आप लोग के सामने ही है सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से करना था। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख अधिकार क्षेत्र क्या है, तो इसमें वो क्षेत्राधिकार लिखने जो सर्वोच्च न्यायालय के थे। कौन कौन से? सबसे पहले अपीली क्षेत्राधिकार, दूसरा रिट संबंधित क्षेत्राधिकार, तीसरा मौलिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, और इसके अलावा सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ये जो 4 क्षेत्राधिकार थे, बार बार इमेज में भी चीजें दिखाई गई है हमारे नोट्स में कि हाँ इस तरीके से ये क्वेश्चन है, और वहाँ पे लिखा भी हुआ है IMP यानी कि इंपॉर्टेंट, और देखिए आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि निम्न गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको आंसर देना है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। आंसर पे सीधा आते हैं। क्या लिखा है? चुनाव कब लोकतांत्रिक माना जाता है? तो देखिए, चुनाव तब लोकतांत्रिक माना जाता है जब वो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी क्या है? कसौटी का मतलब होता है ट्रस्ट, यानी कि सत्य क्या है? सत्य तभी हो सकता है जब स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से उसका जो प्रक्रिया है सुनिश्चित कराया जाए। तो इसी वजह से यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे लिखा है 1989 में मतदान की जो आयु उसको घटाकर कितनी कर दी गई थी? तो 18 कर दी गई थी। इसके अलावा चौथा लिखा है मतदाताओं की आकांक्षाओं को चुनावी परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से कैसे व्यक्त हो सकती है? तो ये तभी व्यक्त हो सकती है जब निष्पक्ष चुनावी नतीजे द्वारा, मतलब जब निष्पक्ष चुनाव नतीजे आएंगे उसी हिसाब से जो जनता का महत्वाकांक्षा है वो सामने आ सकता है। अब एक कार्टून की बात कर लेते हैं। कार्टून भी मैंने कराया था आपको, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ज़्यादा ही अच्छा था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि भारत में सरकार का नाम मात्र का मुखिया कौन है? तो सरकार का नाम मात्र का जो मुखिया है वो है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का होता है और काम करने का एक्चुअल जो पावर, मतलब जो जिम्मा सौंपा गया है वो प्रधानमंत्री के पास सौंपा गया है। तो यहाँ पे आपको राष्ट्रपति लिख देना है। आगे बात करते हैं, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? मंत्रिपरिषद का जो नेतृत्व करता है वो प्रधानमंत्री करता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आपको लिखना है। आगे संसदीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है? संसदीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री उसको बनाया जाता है जिसको सबसे पहले ये है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला हुआ हो, ठीक है, और लोकसभा में जिसका सबसे ज्यादा बहुमत हो, लोगों का ट्रस्ट हो, और साथ ही साथ जनता का, मतलब वहाँ के जो सदस्य हैं उनका ट्रस्ट हो, और जो सबसे ज्यादा मतलब तजुर्बे वाला हो उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो इस तरीके से आपको लिखना था। आगे बात कर लेते हैं, ये पिछले साल भी आया था। क्या लिखा है? नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और नीचे सही विकल्प को
चयन कीजिए। तो देखिए क्या लिखा है, उपयुक्त चीज में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है वह दिखाया जा रहा है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ये तो आपको देखते ही पता लग रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा काम कर रहा है तो उसमें शोषण का विरुद्ध का अधिकार है। आगे, कितनी आयु के बच्चे आयु तक के बच्चे काम पर लगाना मना है। तो 16 साल के नीचे, मेरे हिसाब से 16 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनको काम पे लगाना मना है। लेकिन हालांकि देखिए मजबूरी आ जाती है तो लोग आज के डेट में काम करते भी हैं, और इलीगली अगर देखा जाए तो चल भी जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो 16 साल के जो बच्चे हैं उनको जोखिम वाले कामों में करने से मना किया जाता है। ठीक है, आगे, उपयुक्त चित्र में दिखाए गए अधिकारों का उल्लंघन के फलस्वरूप किस न्यायालय में याचिका दाखिल की जा सकती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो उच्च न्यायालय में भी आप दाखिल कर सकते हो। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो दाखिल तो किया जा सकता है, और सबसे पहले आप अगर राज्य में अगर आप अपने राज्यों में अगर देखना चाहते हो तो उच्च न्यायालय में आप कर सकते हो, और फिर उसके बाद अगर नहीं होता तो आप सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हो। आगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार का क्या अर्थ है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है, किसी बच्चे का शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ उसका अधिकार है, और वो चाहे तो अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है, और इसके लिए वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है। तो ये चीज़ है, और दृष्टिहीन वाले बच्चों के लिए है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो इसमें वही बातें हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था और किस किस तरीके से संविधान का निर्माण किया गया था। सबसे पहले प्रावधान आया, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम संविधान बनवाना चाहते हैं आपका, तो कैबिनेट मिशन भेजा, और उसके साथ साथ अप्रत्यक्ष विधि से यहाँ पे जनता का चुनाव हुआ। 292 सदस्य चुने गए प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से, 93 रजवाड़ों से चुने गए, 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से चुने गए, और इस तरीके से टोटल 389 सदस्य हो जाते हैं। आगे चल के जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है तो 299 हो जाते हैं, और जिस टाइम पे हस्ताक्षर करने की बारी आती है उस टाइम पे 284 हो जाते हैं, और इसमें से 12 महिलाएं थी। तो इस तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना था। आगे, संविधान के कोई 3 कार्य लिखिए। कितने कार्य? कोई 3 कार्य लिखने हैं। तो 3 कार्य वही कार्य हैं। सबसे पहला क्या है कि संविधान ये तय करता है, ये बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध कराता है जिसमें सभी में तालमेल बिठा रहे। दूसरा ये है कि सरकार का निर्माण किस तरीके से हुआ ये स्पष्ट करता है, और किसके पास कितनी शक्ति होगी ये स्पष्ट करता है। इसके साथ साथ ये सरकार को, संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिसकी वजह से वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। तो इस तरीके से जो भी मैंने कार्य लिखवाया था आपको वही चीज लिखना था। आगे, भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली क्यों अपनाई गई है। इसलिए अपनाई गई क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है, और स्टार्टिंग से चलती हुई आ रही है, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, और सबसे ज्यादा जिसको व्यक्ति लाइक करते हैं वही जीतता है। तो इससे क्या होता है कि जनता का समर्थन भी बना रहता है, और चलती आ रही सारी चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिस देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो भी देश सही है, और सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली जिस देश में वो भी सही है। डिपेंड करता है कि वहाँ के जो लोग हैं किस तरीके को उस चीज को देखते हैं। आगे, भारत के चुनाव आयोग के कोई 3 कार्य लिखे। कोई 3 कार्य लिखना है। चुनाव आयोग के कोई 3 कार्य, जैसे मतदाता सूची तैयार करना, वोटिंग का जो डेट है वो निश्चित करना, मतगणना तिथि घोषित करना, आचार संहिता को लागू करना, और ठीक है, और किस जगह पे पहले चुनाव होगा वो सब चीज डिसाइड करना हो गया। तो इस तरीके से लिखना है, और इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और सिंबल प्रोवाइड करना, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपराधी हैं उनको चुनाव लड़ने से रोकना, ये सारे इसके कार्य हो जाते हैं। इसको एक्सप्लेन करना था बेसिकली। ठीक है, आगे, स्थानीय कार्यपालिका क्या है और ये सरकार चलाने में किस तरीके से मदद करती है। स्थानीय कार्यपालिका देखिए एक बहुत बड़ा हिस्सा है कार्यपालिका का, क्योंकि हमें पता है कार्यपालिका अगर देखा जाए तो एक स्थायी कार्यपालिका होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। तो स्थायी कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जो बेसिकली ये काम करती है स्थायी तौर पर। जैसे देखो सिविल सर्विस वाले लोग हो गए, आईएसपीसीएस पुलिस वाले हो गए, जितने भी लोग होते हैं जो स्थायी रूप से कार्य करते हैं, सरकार चलाने में काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि सरकार सिर्फ ऑर्डर देती है, बाकी का जो काम है ये सारा लोग करते हैं। तो इस तरीके से आपको बना के लिखना है। अब यहाँ पे देखिए इसका अर्थ जो है आपको बताने का 2 नंबर मिलता है, और इसको ये बताने के लिए 4 नंबर मिलता है। बेसिकली देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत का राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख कैसे होता है
और राष्ट्रपति को भी विशेषाधिकार के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 3-3 नंबर, सबसे पहले ये बताना है आपको, फिर इसके बाद ये बताना है। तो औपचारिक प्रधान देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रमुख होता है, देश का मुखिया होता है, सारी चीज़ को समझता है, करता है, और इसके पास सेना का बिल्कुल वो होता है, मतलब सेना पूरी इनके हाथ में होती है, यानी कि सेना का प्रमुख यही होता है। और इस तरीके से आपको करके लिखना है। और साथ ही साथ अगर मैं विशेषाधिकार की बात करूं तो राष्ट्रपति के पास आपातकालीन की शक्ति है। देखिए चीज़ों को समझाना है, पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपको एक हिंट ही देना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा मैं बोलूंगा तो ही सही है, सिर्फ हिंट देना है आप लोग को कि हाँ इस तरीके से आपको लिखना था, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार में सबसे पहले वो कानून को स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, और आपातकाल का प्रावधान, मतलब आपातकाल को लागू भी कर सकता है, और इसके साथ साथ पॉकेट वीटो की शक्ति उसके पास होती है। तो इस तरीके से करके लिखना था। इसके अलावा संविधान निर्माताओं ने संसद के 2 सदनों को संसद बनाने का निर्णय क्यों लिया? तो लोकसभा राज्यसभा बनाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि अगर 2 सदन रहेंगे तो देश का कार्यभार इजीली चलेगा। एक जो है जनता का समर्थन, मतलब जनता के लिए काम करता है, जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करता है, और एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। एक में 545 सदस्य होते हैं, दूसरे 245 सदस्य होते हैं। इस तरीके की जो चीजें हैं करके आपको लिखनी है। लोकसभा जो है जिसमें केंद्र सूची और समवर्ती सूची पे कानून बनाता है, राज्यसभा जो है वो राज्य सूची पे कानून बनाता है। तो सारी चीजों को, सारी प्रणाली को, सारे सिस्टम को डिवाइड कर रखा है इस तरीके से। लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति के बीच में कोई 3 अंतर आपको बताना है। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा था, बहुत ईजी पेपर था, बहुत ईजी। आई होप सो आपको करने में अच्छा लगा होगा, मज़ा भी आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री की जो तैयारी है इसी तरीके से मैं आपको करवाऊंगा, बिल्कुल ही सटीक विधि से, बिल्कुल आसान विधि से। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।